जो सेंट जॉन है, सेंट जॉन इज अ वन ऑफ द मोस्ट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ जीबी शाह। जीबी शाह का काफी पॉपुलर प्ले है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की इट वाज स्टेज्ड इन 1923, इसको 1923 ईस्वी में स्टेज किया गया था। 28 दिसंबर 1923 को इट वाज स्टेज। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट सेंट जॉन, तो एक तीसरा पॉइंट ये है कि आखिर सेंट जॉन क्या है। इज इट लाइक यू कैन से कि राइना, you can say Luca, means characters like Raina or Luca. No, not at all. When you find the title Saint John, so it refers to what? It refers to perhaps in this play there is any character that is saint. अब सवाल ये उठता है कि क्या सेंट जो है या कैरेक्टर्स जैसा सेंट्स के बारे में वी थिंक, डू यू फाइंड सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इन मॉडर्न इरा? नो, नॉट एट ऑल. When you talk about saint, whether Saint Augustine, Saint Catherine, up any saint, when you talk about these saint, you come to know कि एक आइडिया आता है कि शायद in the middle ages you see such type of figures, such type of characters. खास करके जब ओरिजिन ऑफ ड्रामा पढ़ाया गया था, तो ओरिजिन ऑफ ड्रामा में यू कम टू नो कि जो मिरेकल प्ले था, मिरेकल प्ले वाज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स। सेंट्स की जिंदगी को लेकर के या उसको इमिटेट करके जिस तरह के प्ले को क्रिएट किया गया था, वह प्ले क्या कहलाता था? मिरेकल प्ले। तो एक ऐसा पूरा प्ले होता था जिसमें सेंट्स की लाइफ को लेके बात होती थी या जिक्र होता था। यहाँ पे जीबी शॉ ने जिस सेंट को लिया हुआ है, जो जोन ऑफ आर्क है, ये एक तरह से जो है 1429 का, जो 1429 का जो समय है मिडिल एज का, वहाँ के कैरेक्टर को उन्होंने लिया हुआ है। और इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से, हिस्टोरिकल प्ले। सेंट जॉन जो है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल प्ले बिकॉज यू फाइंड हियर द रेफरेंस ऑफ चार्ल्स सेवेंथ, जो फ्रांस के किंग थे, डाउफिन चार्ल्स सेवेंथ। यू फाइंड द रेफरेंस ऑफ दैट मैन आल्सो। तो यह एक तरह का हिस्टोरिकल प्ले है। और जो ये सेंट जॉन है, वह एक रिलीजियस कैरेक्टर है। और इसमें किंग चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेवेंथ इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द कैरेक्टर ऑफ सेंट जॉन। सो थ्रू दिस प्ले, what GB Shah wants to tell, GB Shah का what was the ultimate objective of GB Shah, what GB Shah wants to tell, what he wants to present, वो क्या प्रेजेंट करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, वो सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज कि ये जो प्ले है 15 सेंचुरीज का जो सेटिंग है, जो एक इंटायर सिचुएशन क्रिएट की गई है, यू कम टू नो कि दैट द इंटायर सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग 15 सेंचुरी फ्रांस। जो 15वीं शताब्दी का फ्रांस है, उस 15वीं शताब्दी के फ्रांस में ये पूरा सिचुएशन क्रिएट किया गया है, वहां से चीज को लिया गया है। इसका मतलब क्या है? प्ले की जो सेटिंग है वो फ्रांस में दिखाई गई है। और जो 15वीं शताब्दी का फ्रांस है, उसमें जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव है, उनका क्या रोल है? आर दे रेडी टू वेलकम अ सेंट और नॉट, या किसी सेंट के आने से क्या उनको कोई प्रॉब्लम होती है? इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे इस प्ले में बताया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कम टू नो कि द प्ले आल्सो टॉक्स अबाउट फ्यूडल सिस्टम एंड किंगशिप। जो सामंतवादी व्यवस्था मध्य युग की रही है, और जो राजशाही या एक जो राजतंत्र रहा है, उसका जो एक निजाम, स्ट्रक्चर या एक बुनियादी ढांचा जो रहा है, उसमें राजा का क्या रोल था, फ्यूडल सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और जो धर्म के जो ठेकेदार रहे हैं वो कैसा रोल प्ले करते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के बात की गई। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इन दिस प्ले देयर इज रिलीजियस स्पिरिट, पॉलिटिकल सिचुएशन और कॉलिशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये आप कह सकते हैं कि
जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव है और जो आप किंगशिप या किंग्स क्वींस मिनिस्टर्स लैंड लॉर्ड्स उनके बीच का जो गठजोड़ है, द नेचर दैट नेचर हैज बीन प्रेजेंटेड, दैट केमिस्ट्री हैज बीन हियर शोन, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि when you talk about this particular play you come to know कि the play ultimately talks about 15th century फ्रांस। यह जो प्ले है 15वीं शताब्दी के फ्रांस को लेकर के जिक्र करता है, और उस 15वीं शताब्दी के फ्रांस में एक मिलिट्री फिगर रही है। एक मिलिट्री फिगर रही, इट मीन्स दैट कि सेना में एक बड़ा नाम था उस समय के, और उसका नाम क्या था? जोन ऑफ आर्क था। उस समय वो सेंट नहीं थी, उसका नाम क्या था? जोन ऑफ आर्क, JOAN। तो यू कम टू नो कि 15वीं शताब्दी का फ्रांस, और उस 15वीं शताब्दी के फ्रांस में देयर इज अ कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर का क्या नाम है? जोन ऑफ आर्क है। उसके अलावा जो है मैंने बताया कि जो ये प्ले है 1923 को स्टेज किया जाता है, इसका परफॉर्म किया जाता है, और कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? गैरिक थिएटर में। सो रिमेम्बर दैट कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज, आप कह सकते हैं कि ही लिव्ड इन 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी में आए। मोस्ट ऑफ हिज प्ले पब्लिश्ड इन 20th सेंचुरी। बट यू विल कम टू नो कि जो आपका सेंट जोन है, इसका जो पूरा थीम है, जो सेटिंग है, जो कैरेक्टर है, ये कहाँ पे जाती है? 15वीं शताब्दी में चली जाती है। तो 500 साल वो पीछे जाते हैं। एंड ही टर्न द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री एंड ही फाइंड्स दैट इन फ्रांस देयर वाज अ मिलिट्री फिगर जिसका क्या नाम था? जोन ऑफ आर्क था। उस जोन ऑफ आर्क के जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को उभारने में उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का जिक्र किया है। और परिस्थितियां क्या रही है? यू विल कम टू नो कि जो सिचुएशन रही है दैट वाज वेरी क्रूशल, कि किंग का जो रोल था वो लगातार डाउन होता गया है। किंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है 15th सेंचुरी के फ्रांस में। फ्यूडल सिस्टम एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। किंगशिप जो है, ऐसा लग रहा था कि आखिरी सांसें ले रहा है। किसके आगे? जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव थे, दे वर चैलेंजिंग द सिचुएशन ऑफ किंग एंड किंगशिप। मीन्स रोमन कैथोलिक का, बिशप का जो रोल था, या उस समय के और भी जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने किंग की पोजीशन को डाउन कर दिया था। तीसरा चीज जो है, इसमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज पैट्रियटिज्म। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के साथ साथ आपका राष्ट्रभक्ति क्या है, इसको भी लेकर के बात की गई है। फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट में जोन खड़ी होती है, और जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये चीज बड़ा बुरा लगता है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। तो जिस कैरेक्टर को लेके आप बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी का फ्रांस का सिचुएशन, उसमें जोन ऑफ आर्क एक मिलिट्री फिगर। प्ले जो है 1923 में परफॉर्म किया गया। कहाँ पे परफॉर्म किया गया? गैरिक थिएटर में परफॉर्म किया गया। और न्यूयॉर्क सिटी में भी, गैरिक थिएटर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में। सेटिंग क्या है? 15th सेंचुरी फ्रांस है। और यू विल कम टू नो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल प्ले। ये जीबी शाह का ये जो प्ले है, जीबी शाह के हिस्टोरिकल प्ले का एग्जांपल है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल प्ले। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, एक क्रिटिक है जिनका नाम है माइकल हॉलरॉयड, MICHAEL। हॉलराइट की स्पेलिंग है HOLRYROYD। माइकल हॉलराइड ने कहा है, क्या कहा है? अ ट्रेजिडी विदाउट विलेन। यह जो एक प्ले है, यह एक तरह का दुखांत नाटक है जिसमें किसी भी तरह का कोई विलेन नहीं। अ ट्रेजिडी विदाउट विलेन। सो यू फाइंड दैट कि देयर इज अ क्रिटिक माइकल हॉलराइड जस्ट सेज कि इट्स अ ट्रेजिडी विदाउट विलेन, और शॉ की ओनली ट्रेजिडी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो भी प्ले लिखा, यह उनकी केवल एकमात्र ट्रेजिडी है। और साथ ही साथ यह उनका हिस्टोरिकल प्ले का भी एग्जाम्पल है, जिसकी सेटिंग 15th सेंचुरी फ्रांस में है, जिसमें जोन ऑफ आर्क के बारे में बात की गई है, जो एक मिलिट्री फिगर है। और इसमें क्या चीज दिखाया गया है? किंग का रोल फ्रांस में खत्म हो चुका है। और उस समय कौन से किंग है? चार्ल्स सेवेंथ है। उनको रीस्टोर करने के लिए, उनकी पोजीशन को रीबिल्ड करने के लिए जोन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन जब उनकी पोजीशन को रीबिल्ड किया जाता है,
तो ऐसा लगता है कि जो उस समय रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव थे, यह उनको बर्दाश्त नहीं होता है और उनको लगता है कि शायद यह उनकी अपनी लाइफ में इंटरफियर हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक जब आप शाह को लेंगे तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह का जो ये प्ले है, ये प्ले पूरा का पूरा सिक्स एक क्रॉनिकल प्ले या हिस्टोरिकल प्ले है जो 6 सीन में डिवाइड, एक्ट में नहीं डिवाइड है। ये चीज ध्यान में रखना है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 सीन्स, 6 सीन में बांटा गया और एक एपीलॉग जोड़ा गया है। 6 सीन्स एंड 1 एपीलॉग। 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फ्यूडल सिस्टम, किंगशिप, ये इन चीजों को लेके बात होती है। 15वीं सेंचुरी का फ्रांस है। तीसरा चीज है कि जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव है, खासकर जो रोमन कैथोलिक के जो फॉलोअर्स हैं, जो जिनके हाथ में रिलीजियस पावर है, वे लोग जो है जोन को कैसे लेते हैं, या जोन के का जो अपना रोल है उसको वे कैसे लेते, कैसे उसको हीरेजी के नाम पर, जादू टोना इस तरह के फैलाने के नाम पर, या इस चीजों को लेकर के उसको आ, आग के हवाले कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये उस समय का सिस्टम बताता है। चाहे ये चीजें, इट आल्सो हैपेंड विद हुम, यू विल कम टू नो, जॉन वाइक्लिफ के साथ भी ऐसा हुआ था, एंड द सेम केस यू फाइंड विद हुम सेंट जॉन के साथ। तो अब जो सेंट जॉन है वह क्या है, किस परिवेश से आती है, उनका बैकग्राउंड क्या है। वह एक पीजेंट फैमिली से, पीजेंट फैमिली आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से किसान के परिवार से बिलोंग करती है। जोन अ सिंपल पीजेंट गर्ल, और समटाइम्स कभी कभी ये आता है कि उनके लिए ही यूज किया जाए या शी यूज किया जाए, जिस हिसाब से वो बात करती है या जैसा वो ड्रेस पहनती है, मिलिट्री फिगर का, लाइक अ मेल। तो समटाइम्स द पीपल आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन वी हैव टू यूज, ईदर ही और शी, ये भी एक चीज है। तो जोन एक पीजेंट गर्ल है और क्लेम्स टू एक्सपीरियंस विजन ऑफ सेंट। उनको एक वो एक क्लेम करती हैं कि तमाम सेंट्स जो है उनसे बात करते हैं, तमाम सेंट्स जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, वे उनको कुछ कुछ मैसेज दे रहे हैं। ये बात कौन कहता है, सेंट जोन कहती है। वो कुछ सेंट का नाम लेती हैं, सेंट मार्गरेट का जिक्र करती है, सेंट कैथरीन का जिक्र है, और एंड द आर्च एंजिल माइकल का जिक्र है। आर्च एंजिल माइकल, देवताओं में जो सर्वोच्च माइकल जो देवता रहे हैं, उनका भी लेकर के जिक्र है कि वो भी आकर के उनसे बात करते हैं। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब वो बात करते हैं, बातों बातों में वो क्या बताते हैं, विच शी सेज वर सेंट बाय गॉड टू गाइड हर कंडक्ट। और वो कहती हैं कि ये सारे लोग ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं इन अपने आचरण को बेहतर करने के लिए, और वो उनको गाइड करते हैं कि उनको ईश्वर कौन सी जिम्मेदारी दे रहा है, उनको क्या रोल प्ले करना है। ये बात कौन कहती है, सेंट कहती है। तो सेंट कहती है, क्या कहती है, मीन्स जोन, सेंट जोन। वो ये कहती है कि शी गेट्स द विजन ऑफ सम सेंट, सेंट कैथरीन, आर्च एंजिल माइकल, सेंट मार्गरेट, एंड दे जस्ट से, एंड व्हाट डू दे से कि sent by God to guide her conduct, these things we find। अब उसके बाद होता क्या है कि जब आप पूरे प्ले के सीन्स को देखेंगे तो पूरा प्ले छोटे छोटे सीन में है, तो बड़ा सीन, मैंने हर सीन का एक एक दो दो लाइन लिया हुआ है, और वो घटना 1429 से शुरू होती है, फिर 1428 से 1429, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो जो सीन फर्स्ट है, सीन फर्स्ट में एक कैरेक्टर है रॉबर्ट डी बाउट्रीकोट। मैंने पूरे कैरेक्टर को नहीं लिया, उसमें जोन के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर आपको नजर नहीं आएगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स सेवेंथ जो किंग है, उनका रोल समझ में आता है। तो देर इज अ कैरेक्टर रॉबर्ट डी बाउड्री कोर्ट, और ये कैरेक्टर कहाँ पर आता है, सीन फर्स्ट में आता है। रॉबर्ट डी बाउट्री कोर्ट जो है, यह कंप्लेन करते हैं। क्या चीज कंप्लेन करते हैं, क्योंकि वो पीजेंट फैमिली से मैंने बताया कि रहा है, तो वहां पे जो है कुछ हेन, उन्होंने हेन वगैरह पाल रखा, मुर्गियां पाल रखी हैं। तो वो रॉबर्ट डी बाउड्री कोर्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ही कंप्लेन्स अबाउट द इनएबिलिटी ऑफ द हेन्स ऑन हिज फार्म टू प्रोड्यूस एग्स, कि जो हेन है वे जो है क्या करती हैं, एग एग वगैरह को प्रोड्यूस नहीं करना चाहती हैं, और वे आपस में कुछ बातें कर रही है। तो जोन कहती है कि वो ये कह रही है कि हमें जो है जाना चाहिए, और जो सीज ऑफ ऑर्लियंस, सीज माने घेरा, ऑर्लियंस का मतलब एक जगह का, उसमें सीज ऑफ ऑर्लियंस में दिखाया गया कि फ्रांस की जमीन पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया है।
तो जोन को यह अच्छा नहीं लगता, क्या चीज अच्छा नहीं लगता, जोन को यह अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दूसरे राष्ट्र का आदमी या सैनिक किसी दूसरे राष्ट्र को अटैक करे, उसकी लैंड को ले ले। उन्होंने कहा कि सरहदें बनी हुई है, हर इंसान को अपने राष्ट्र में रहने का, जीने का हक है। वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आ सकता है, लेकिन अटैक नहीं कर सकता, इन्वेडर नहीं हो सकता। तो हमें देखने को मिलता है कि 3 सेकंड में एक सीज का जिक्र है, और वह सीज का क्या नाम है, सीज ऑफ ऑर्लियंस। और उस सीज ऑफ ऑर्लियंस में ये दिखाया जाता है कि फ्रांस की लैंड को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, इंग्लैंड ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जोन कहती है कि मैं मिलिट्री फिगर वो धारण करती है, कहती है कि मुझे जो है इस जमीन को छुड़ाना है। फ्रांस की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका जो नेम है, जो उसका फेम है, जो उसकी पोजीशन है, उसको मुझे पुनर्स्थापित करनी है, रीस्टैब्लिश करनी है। इस बात को जोन कहती है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये बात कहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग, 3 सेकंड में। तो पहली सीन में ये पता चलता है, वो चीज क्या पता चलता है कि जो एक कैरेक्टर है बाउड्री कोर्ट, वो कंप्लेन करता है कि जो हेन है वे एग वगैरह को रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, और आपस में कुछ कर रही है। तो जोन कहती मैं हेन की भाषा को समझ रही हूँ, और वे ये कहती हैं कि जो सीज ऑफ ऑर्लियंस है, जहाँ पे इंग्लैंड ने फ्रांस की जमीन पे कब्जा कर लिया है, उस ऑर्लियंस का वहां से खत्म करना है। तो ये बात कहाँ पे होती है, उसको खत्म करने की बात 3 सेकंड में होती है। तो यू विल कम टू नो कि 3 सेकंड में क्या है, टू ड्राइव आउट इंग्लिश ऑक्यूपाइज एंड रीस्टोर फ्रांस टू ग्रेटनेस। कि अंग्रेजों ने जो भी फ्रांस पे कब्जा कर रखा, या सीज ऑफ ऑर्लियंस को, उस घेरे को खत्म करना है, और फ्रांस की महत्ता को दोबारा स्थापित करना है। यू फाइंड दीज थिंग्स इन 3 सेकंड। 3 थर्ड में अगर आपको देखने को मिलेगा कि जब वहां पे घेरा जो इस्टेब्लिश हुआ है, उसमें ये कहा जाता है कि जब तक हवा एक एक पार्टिकुलर दिशा से हवा बहती है, और वह हवा जो है उस समय नहीं, तो उसमें सेंट जॉन ये कहती है कि अगर हवा इस दिशा से आएगी तब हम लोग कम संख्या में होते हुए भी जीत पाएंगे। और ये हवा जो चमत्कारिक होगी, और यह ईश्वर के द्वारा आएगी और लाई जाएगी, और ये हमारे फेवर में होगी। तो 3 थर्ड में हमें पाते हैं कि जो जिस हवा की बात सेंट जॉन करती है, वो वहां पे दिखाई पड़ता, मतलब आती है, और ये सिंबल होता है कि यह हवा उनके फेवर में है, और वे जो है उस बैटल को जीत लेंगे, और सीज ऑफ ऑर्लियंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उस हवा का जिक्र है, कौन सी हवा का, कि दैट इज इन द फेवर ऑफ सेंट जॉन। तो टर्निंग ऑफ द विंड इन देयर फेवर की, यू फाइंड कि देयर इज अ टर्निंग ऑफ द विंड, और ये टर्निंग ऑफ द विंड उनके फेवर में, एक पॉइंट आप ये पाते हैं। ये 3 थर्ड में होता है। 3 फोर्थ में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है इस्टागम्बा। अब सीन फोर्थ में जब होता है, तो आप देखेंगे कि ये चीज कहा जाता है कि जो आपके सेंट जोन है, वो डिसाइड करती है कि फ्रांस के जो किंग है चार्ल्स 7, उनकी पोजीशन को इस्टेब्लिश करना है। वो जाती है, किंग को जो है क्राउन पहनाती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन किंग का जो एक तरह से कहा जाए कोर्ट में वह इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पर जो धार्मिक ठेकेदार है वो कब्जा जमाए हुए हैं। तो जोन कहती है कि आखिर ऐसा क्यों है, किंग किंग है, किंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और वो कहती है कि केवल किंग ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे बिशप लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि मैं धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जोन कहती है नहीं, राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, राजा का कमांड सर्वोपरि है, उसके नीचे सारा तंत्र चलता है। लेकिन जो है धार्मिक ठेकेदारों ने राजा के ऊपर अपना तंत्र स्थापित कर लिया है। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे क्लैश की शुरुआत होती है। क्योंकि अगर वो ऐसी बात करती तो इसका मतलब है कि वह रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेटिव उस समय के थे, उनकी आइडियोलॉजी के से एग्रीड नहीं है। तो यहाँ पर और वो किंग की सत्ता को स्थापित करती है। तो ये बात कहाँ पे शुरू होता है, सीन फोर्थ से शुरू होता है। और सीन फोर्थ में एक कैरेक्टर है इस्टागाम्बा। वह कहती कहती है कि ये जो सेंट जोन है, ये कोई सेंट नहीं है, जोन ऑफ आर्क, बल्कि ये जो है क्या है, एक विच है, एक चुड़ैल है। और उस समय आप समझ सकते हैं कि मध्य युग में चुड़ैलों को बहुत ही, मतलब आज भी जैसे लोग कहते हैं कि सुपर नेचुरल क्रिएचर है, और देयर इज अ फियर ऑल दीज थिंग, तमाम कहानियां हैं कि चुड़ैलों को जला दिया जाता था, ये चीजें। तो उसके ऊपर हिरेजी, जादू टोना टुटका, ये सब चीजों का अक्यूज करके जो है क्या किया जाता है, उसको मारने की शुरुआत होती है। और लास्ट में आप देखेंगे कि उसको आपके हवाले कर दिया जाता है। उसके फेवर में ना तो किंग खड़े होते, ना कोई आदमी बोलता, वह अकेले पड़ जाती है।
तो ट्रायल सीन में ये चीज दिखाया जाता है। तो ये जो उसको विच का जो डिक्लेरेशन होता है ये सीन फोर्थ में होता है और किसके द्वारा होता है, इष्टगंबर के द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब उसने किंग की सत्ता को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव जो किंग से ऊपर थे वो उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सीन फिफ्थ में वो क्या करती है कि री इस्टेब्लिशिंग ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ चार्ल्स सेवन की जो पॉपुलैरिटी उसको वो री इस्टेब्लिश करती है, मतलब किंग की सत्ता को पुनर्जीवित करती, पुनर्स्थापित करती है। सीन सिक्स में ये चीज दिखाया जाता है कि उसका ट्रायल होता है। ट्रायल का मतलब कि पूरा एक काउंसिल है, उस पूरे काउंसिल में सभा में उसके ऊपर तमाम ब्लेम लगाया जाता है कि ये तो हिरेजी में इंगेज है, ये तो विच क्राफ्टिंग में इंगेज है और ये जो है लोगों को बहका रही है, ये धर्म के अगेंस्ट में बात करती है। तमाम केसेस उसके ऊपर लगाए जाते हैं। पूरी सभा में सारे लोग शांत हैं, नो वन कम्स इन फेवर ऑफ दैट जोन, इवन जिस राजा की सत्ता को उसने स्टेब्लिश किया वो भी नहीं आता। तो ये बताया जाता है कि मध्य युग में कितना ज्यादा आपस में धार्मिक ठेकेदारों और जो राजनीतिक ठेकेदार थे उनके बीच में कैसा गठबंधन था, गठजोड़ था। और उसके आगे अगर कोई भी आदमी सुधार लाने की कोशिश करता था तो ही वॉज सेट इनटू फायर एंड द सेम थिंग आकर्स विद हुम, द सेम थिंग आकर्स विद सेंट जॉन। तो ये एक पॉइंट होता है जो हमें ट्रायल सीन में खास करके जो है सीन सिक्स में देखने को मिलता है कि हाउ शी वॉज सेट इनटू फायर। लास्ट का जो एपीलॉग है उस एपीलॉग में आप देखेंगे कि उसको जो जोड़ा गया है एपीलॉग, उसमें ये दिखाया गया कि सेंट जॉन के मरने के 25 साल बाद, वो 25 साल उसकी डेथ को हो गया है, 25 साल के बाद जो है सारे लोग नर्क में है या जहां पर भी है। तो किंग को दिखाया गया, किंग सेवन को जो चार्ल्स सेवन थे उनको जो है ये दिखाया जाता है कि वो एक ख्वाब देखते हैं। उस ख्वाब में कौन आता है, उस ख्वाब में जो है सेंट आती है और सेंट जोन आती है और वो देखती है कि क्या धरती पर कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। तो लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है कि हे ईश्वर, आपकी धरती अभी किसी जो है सेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन्हीं सारी चीजों से पूरा स्टेटमेंट खत्म होता है और यह इंडिकेट करता है कि जो भीड़ तंत्र है, जो राजतंत्र है और जो धर्म तंत्र है, इन तीनों तीनों की जो केमिस्ट्री है या जो तीनों का गठजोड़ है वह इतना बुरा है कि आज भी सुधार करने के लिए अगर ईश्वर किसी भी एंजिल को भेजेगा, किसी सेंट को भेजेगा, महापुरुष को भेजेगा, तो उसको ट्रायल से गुजरना होगा, तमाम तरह की परेशानियों से, दिक्कतों से गुजरना होगा। द पीपल आर नॉट रेडी टू वेलकम एनी सेंट। यह एक बहुत ही अपीलिंग लाइन है कि 25 साल की उसके मरने के बाद भी वही सोच, वही आइडियोलॉजी, वही चीजें। ये बात तो मध्य युग में कही गई, मध्य युग की सेटिंग है, लेकिन जीबी शाह ये कब कह रहे हैं, 20वीं सेंचुरी के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि इस 20वीं शताब्दी में भी आज भी वही सोच है। और वह सोच कहाँ पे नजर आती है, हिटलर में नजर आती है, मुसोलिनी में नजर आती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में नजर आती है, वर्ल्ड वार सेकेंड में नजर आती है, तमाम कम्युनल राइट्स में नजर आती है। और वो कहते हैं कि शायद जो है द अर्थ इज नॉट रेडी टू वेलकम एनी सेंट या एनी एंजल और एनी रिफॉर्मर। इफ एनी रिफॉर्मर कम, उसको वैसे ही ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, उसके ऊपर वैसे ही दोष लगाए जाएंगे वो जैसे कि जो है आपका सेंट जोन पर लगाया गया था। यू कैन जस्ट टेक कि वेदर यू टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला, जो कि अभी हम लोग देखते हैं कि लास्ट डिकेड ऑफ 20वीं सेंचुरी में महात्मा गांधी, तमाम कितना ट्रायल इन सब लोगों को हुआ, कितने दिनों तक ये लोग जेल में रहे। सो मेनी थिंग्स यू फाइंड इवन इन 21st सेंचुरी, द सेम स्पिरिट, द सेम आइडियोलॉजी, द सेम थिंग वी फाइंड। तो दिस वाज द पॉइंट जिसको हमें लेकर के आपसे जिक्र करना था। एक छोटा सा प्लेस मैंने बताया था कि उसमें मैं बात करूंगा। तो अगर किसी का कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो यू कैन आस्क। या इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं रहा, लेकिन एक आइडियोलॉजी है। और वह आइडियोलॉजी क्या है कि जो मिडिल एज की जो समस्या थी, इवन दैट एग्जिस्ट इवन टुडे इन 21st सेंचुरी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, उसको और 20वीं सेंचुरी में जीवी शाह के समय भी उस चीज को दिखाया गया। किसी का कोई क्वेरी या कुछ? तो ठीक है, उसको मैंने भेजा हुआ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। कुछ मैटर जो है मैं भेजूंगा वहां से, जो मेरी टेक्स्ट है, अगर मैं नहीं भेजूंगा तब भी उसमें जो है एन इमरान गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, उसमें जीबी शाह एक चैप्टर के रूप में दिए गए। आप वहां से अगर पढ़ लेंगे तो जनरली जो इंफॉर्मेशन है वो चीजें आपको मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें रही है उससे रिलेटेड।
ठीक है, ओके।